डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि 6-7 घंटे का ब्रेड है, लेकिन हमने तो सुना है कि ये 20 मिनट में हो जाता है और ऑपरेशन भी हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप चल फिर सकते हैं। तो इसमें क्या आप कैसे करते हैं इसको? देखिए मैडम, जो ऑपरेशन का जो मेन पोर्शन अगर आप समझ लें ना, जी, जैसे कि हमारे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जी। तो जो स्टमक को कटिंग वाला पोर्शन वो तो 15-20 मिनट का ही है। अच्छा, हाँ, ठीक, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँचने तक ठीक। और वहाँ से निकलने के बाद तक और उससे पहले ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की एक पूरा प्रोसेस है प्रोसेस है, और फिर एनेस्थीसिया से रिकवरी का एक प्रोसेस एक है। प्रोसेस है। तो ये सारा 6-7 घंटे का है। अच्छा ठीक है। बीच में तो चलो ठीक है 20 मिनट का हिस्सा हुआ, सही, 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 सही। वो तो हमें पता है 20 वो मिनट का ऑपरेशन है है और उतना। वो वाक़ई वो 20 मिनट का ही होता है, सही, सही। लेकिन उससे पहले का काफ़ी और उसके बाद का भी काफ़ी काम है। ठीक, 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 ठीक है ठीक, जी? ठीक, ठीक। तो ये इस तरीके से टोटल हम आपको बता देंगे पेशेंट ने आपको कमरे से निकलना है और फ़ारिग होके वापस आते-आते तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं। जी, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल ये सही है। फ़र्क है। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है जैसे हम कोई भी अगर अगर मैं सोचूँ या कोई भी पर्सन है वो सोचे इसकी मैं सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कैसे वो चूज़ करे? बेस्ट एक्सपर्टीज़ सर्जन्स को, बेस्ट फैसिलिटीज़ सेंटर्स कैसे चूज़ करें? एवरकेयर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? इस सिलसिले में एवरकेयर के पास या आपके पास आप क्या टीम है जो पेशेंट को पूरा एंड तक कवर करता है और पूरा एंड तक उनको सपोर्ट करता है उनके इस पूरे प्रोसीजर में? अच्छा मैडम, उसमें ये है कि अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे अच्छे-अच्छे सेंटर्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, जहाँ अब हमारे पास एवरकेयर भी एक बहुत अच्छा सेंटर है। ठीक। अच्छे सेंटर की अलामत क्या है हुँ, या अलामात क्या हैं? हुँ। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले तो ऑपरेशन की जो एनवायरनमेंट है, जी, वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है? स्टेरिलाइज़ेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे हों, ताकि ऑपरेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसके बाद के जो इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस हो गए, बिल्कुल। ज़ख्म के बहुत इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद फिर वो पेशेंट्स कुछ काफ़ी ऑपरेशंस के बाद जो है ना वो ब्लड क्लॉट्स बनने का एक रिस्क होता है। उसके लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी उसकी एहतियात होती है। तो हमारे पास कुछ सेफ्टी चेकलिस्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो हॉस्पिटल के अंदर वो पूरी सेफ्टी चेकलिस्ट की प्रोसीजर्स हों, इसी तरह प्रोटोकॉल्स हों और रिकवरी और वो एक हाई वॉल्यूम सेंटर हो जहाँ पर बार-बार केसेस हो रहे हों और उनके पास प्रॉपर क्वालिटी के इक्विपमेंट हो, तो ये आम तौर पे ये सारी चीज़ें मिलके एक पेशेंट की रिकवरी पर असर करते हैं। हाँ, तो सर्जन अकेला नहीं काम कर रहा होता, उसके साथ पूरी टीम होती टीम वर्क होती है, बिल्कुल है और ऐसा ही है। इसी तरह अब जैसे ऑपरेशन तो हो जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये सारी चीज़ें। ऑपरेशन के बाद जो ये जो ऑपरेशन है, ये कोई गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स वाला ऑपरेशन नहीं है कि इसको करके हम फारिग हो गए। फ्री हो गए, सही। मतलब इसके बाद एक पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो साल 2 साल तक चलता रहता है। और पेशेंट के साथ हमने कनेक्टेड रहना होता है इसमें। आपने पेशेंट को उस सपोर्ट पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट देनी है। ना सिर्फ आपने डाइटिशियन की सपोर्ट देनी है कि जो उनको डाइट प्लान बताए, बल्कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना होता है। बिल्कुल, और फिर साथ में उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ को पहचान के, उनको एड्रेस करके, उसको उसके मुताबिक इलाज देना ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि भई पेशेंट पेशेंट आपके पास जब आएगा ऑपरेशन करके, तो उसके जो मसाइल हैं वो आपसे ही हल कराएँगे ना, किसी और से तो नहीं हल कराएँगे। जब बिल्कुल किसी ऐसे और के पास जाएँगे वो कहेगी यार मुझे क्या पता है इसके बारे में। क्या है, क्या हिस्ट्री है और किस तरह से तो किया है। आपकी पूरी टीम अच्छा, जो मेन इशू होता है ऑपरेशन के बाद वो है एक्सेसिबिलिटी कि अगर आपके ऑपरेशन के बाद जिन्होंने आपका ऑपरेट किया वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको कोई इशू हो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिन जिन जो आपकी जिन जो टीम है, जी, आप उनको किसी तरीके से कम्युनिकेट करके अपने इशू को डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर सकते रिज़ॉल्व हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल तो ये ऐसे ही है। सारी पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एक प्रोग्राम। अब ऑपरेशंस तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, जी, लेकिन अगर ये सपोर्ट ना हो तो फिर वेट लॉस ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो या वेट लॉस, देखिए वेट लॉस में सिर्फ वेट का कम करना नहीं है। हुँ, हम बॉडी कॉम्पोजिशन का चेकअप अपने क्लिनिक में रेगुलरली करते हैं अपने पेशेंट्स का। सही फॉलो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है? मैडम ये एक होता है वेट को चेक करना, ठीक एक होता है कि आप बॉडी के अंदर देखें कि इसमें फैट्स कितनी हैं, मसल कितना है, पानी कितना है। अच्छा, हाँ, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओबेसिटी के साथ, सही, तो जिनका वेट बड़ा होता है।
तो उनको सिर्फ एक ये पता है मेरा वेट इतना 120 से 140 हुआ है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा तो बस यहाँ से बढ़ा हुआ है और एक्चुअली हम उनका बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं। ठीक, हम एकदम उनको ठीक। बताते हैं इसमें आपकी फैट्स जैसे 120 का वज़न है, जी, और जब हम बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं, आप बिलीव करें उनका बॉडी का वज़न 55 होता है और फैट्स का वज़न 65 होता है। अच्छा, 50% से ज़्यादा फैट्स होते हैं उनकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में 50% से ज़्यादा फैट मौजूद हो, जैसे आपकी लंग में, लिवर में, हार्ट में, पैंक्रियास में, तो हार्ट जब उसके अंदर मसल के अंदर 50% फैट से ज़्यादा हो, तो वो क्या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जब उनके लंग्स में हवा के बुलबुलों के आसपास चर्बी की चादरें लिपटी हों, तो हवा कैसे क्रॉस करेगी? ऑक्सीजन कैसे उनके खून में दाखिल होगी? जब उनके लिवर के अंदर हर सेल के अंदर फैट्स के मोटे-मोटे बुलबुले बैठे हों, तो वो लिवर के सेल कैसे काम करेंगे? वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे क्लियर करेंगे ब्लड में से? बिल्कुल। ये फैट्स फिर आगे इन्फ्लेमेशन करती हैं, अच्छा, जिसकी वजह से हमारे जो माहौल में एक फैटी लिवर डिजीज़ है इस वक़्त पाकिस्तान में, ये इतना कॉमन है। जी, और फैटी आप लिवर डिज़ीज़। बिलीव करें कि इस वक़्त फैटी लिवर इज़ अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। इस वक़्त फ्यूचर में लिवर ट्रांसप्लांट्स जो हो रहे हैं, वो हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होंगे, मोटापे, फैटी लिवर की वजह फैटी से। लिवर की वजह से हो रही फैटी लिवर की वजह से लिवर फेलियर्स हो रहे हैं और लोग लिवर फेलियर के लिए अपने वो लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, फैटी लिवर की वजह से। सही। अच्छा, फैटी लिवर का कोई मेडिकल इलाज सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, फैटी लिवर का सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट बैरिएट्रिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी। वेल प्रूवन है। बैरिएट्रिक सर्जरी फैटी लिवर को रिवर्स कर देता है, ठीक, और जितना ये रिवर्स करता है और कोई इलाज नहीं। कुछ न्यू मेडिकेशंस आई हैं, लेकिन उनकी भी वो एक तो एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और उनके सक्सेस रेट इतना नहीं है जितना कि बैरिएट्रिक। बैरिएट्रिक सर्जरी के कंपेयर। तो इसलिए ये सारी बातों को सामने रखते हुए अगर आप देखें ना, एक है, हम कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो। जी, तो जो बेनिफिट्स हैं बैरिएट्रिक सर्जरी की, वो इतनी हाई हैं और 99.5% सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल रेट्स हैं, जी। तो इसके जो रिस्क्स हैं वो बहुत लो हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स दूसरी तरफ देखा जाए, मोटापे के जो रिस्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और उसका बेनिफिट तो कोई नहीं है। बेनिफिट ऑफ ग्रेवी नहीं है, हाँ, ये तो डेफिनिटली हम उसकी तरफ जाएँगे, जिसमें बेनिफिट्स हर इंसान फ़ायदे को देख के कदम उठाता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है ना? आपने कोई भी कदम उठाना है ज़िंदगी में, तो आप अपना रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के फैसला फैसला करेंगे कि तो ये खुद सोचे कि भई अगले 10 साल में मेरी हेल्थ कहाँ जाएगी? अब 45 साल की खातून है, वज़न की वज़ह से उससे चला नहीं जा रहा। चला नहीं जा रहा, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, नमाज़ कुर्सियों पे अदा। कुर्सी पे अदा कर अब रहे हैं। ये बताएँ कि 10 साल बाद उस खातून की क्या कंडीशन होगी मोहताजी से, और अब वो किस-किस को कहेगी मेरी आके हेल्प करो? जी, बिल्कुल, अभी उसकी एज सिर्फ़ 55 हुई होगी, 55 हुई हो, ऐसे ही है। ठीक है? हुँ, तो इसलिए इंसान अपनी हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को, जितनी ज़िंदगी लिखी है ना, हुँ, उतनी मिलनी है। बिल्कुल ऐसे ना बढ़नी है, ना घटनी बेशक, है। बेशक। देखिए, कोई बीमारी किसी की ज़िंदगी को घटाएगी नहीं जी, और कोई इलाज बढ़ाएगी नहीं। बढ़ाइए लेकिन इंसान के पास एक ज़िंदगी के अय्याम जो लिखे हैं, क्वालिटी टाइम, अगर वो सेहत के साथ हो ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। खिदमत भी कर सकता है, इबादत भी कर सकता है, इताअत भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़िंदगी से लुत्फ़ भी उठा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर वो बीमारी के अंदर वो दिन गुज़ारेगा, ना वो किसी की खिदमत कर सके बल्कि खिदमत लेगा, जी, बिल्कुल ऐसे ही ना इबादत कर सकेगा, अपना टाइम उसका निकल जाएगा, ना उसके अपने लुत्फ़ उसको मिलेगा, ज़िंदगी की सफ़ाई उसको मज़ा आएगा। सही। अच्छा ऐसे ही है जैसे आपने अभी अभी हमें शुरू में बताया कि साइकियाट्रिस्ट इस तरह से अवेलेबल होती हैं, तो टीम जो है वो सिर्फ़ प्री ऑप पे अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास। ये एक अच्छी चीज़ है कि वो हमारे पास बाद में भी अवेलेबल है। थ्रू आउट द जर्नी हमारे पास अवेलेबल है जब तक पेशेंट जो है वो अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो ये एब्सोल्यूटली। एक इसमें बहुत अच्छी आपने जो बात की साइकोलॉजिस्ट, डायटीशियन, इसके अलावा हमारे मेडिकल जो इंटर्निस्ट होते हैं, मेडिकल फिजिशियन, वो पेशेंट के कई दफ़ा हमारे पेशेंट्स आते हैं, इनका बीपी, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, स्लीप एपनिया होता है, हुँ। और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है सोते हुए। जब वो आते हैं उनके होंठ नीले होते हैं, अच्छा। ऑक्सीजन की कमी। हम उनको ऑपरेशन से पहले उनका ऑक्सीजन ठीक करवाते हैं, उनकी शुगर ठीक करवाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक कराते हैं, यूरिक एसिड ठीक करते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जैसे-जैसे वो वेट लॉस होता है, उनकी दवाई की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, उनका सही। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स कम होती है। उसको भी मैनेज करते, करते, करते उनको हर चीज़ से छुटकारा मिल जाता है, बिल्कुल। सारी दवाइयों से।
सारी बीमारियों से। बीमारियों से। अच्छा, अच्छा सर, अभी आपने बताया कि सारी मेडिकेशन छूट जाती हैं, आपकी ब्लड प्रेशर की और कम हो जाती हैं, तो क्या सर्जरी के बाद मेडिकेशंस और ज़्यादा इसमें बढ़ भी जाती हैं? जी मैडम देखें, एक इंसान जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहा है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक जी। एसिड के लिए, वो हो सकता है कोई 5 या 10 दवाइयाँ, गोलियाँ हों। जी, तो वो बिल्कुल ऐसा। अलग है, शुगर अलहमद वो तो सारी घट जाती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग विटामिन्स तो लेने पड़ेंगे। ये मिथ है, ये गलत बात है कि शायद 1 साल लेने पड़ें या 2 साल लेने पड़ें, या जी, 1-2 साल लेने के बाद वो पेशेंट क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि जी मैं छोड़ के देख लेता हूँ, जी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं। देखिए जैसे-जैसे वो बॉडी का रिज़र्व ख़त्म होता जाएगा ना, तो फिर वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी, वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स, और वो जब मुख्तलिफ डॉक्टर के पास किसी को नहीं अंदाज़ा होगा। और मेन वजह ये है कि वजह मैंने क्या है? वो ऑपरेशन के बाद जो रेगुलर विटामिन्स लिए थे, बैरिएट्रिक विटामिन, बैड वो लेने छोड़ दी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो क्या इससे फिर अगर ये विटामिन्स आपने थ्रू आउट द लाइफ लेने हैं, विटामिन्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपने बैरेटिक सर्जरी में जैसे आप पहले खा पी रहे होते हैं, आपकी पूरी न्यूट्रिशियस आपकी प्रोटीन सब आपके खाने से पूरी हो रही होती हैं, जो हम खाते हैं फल, डेली लाइफ में हम जो अपना खाना-वाना जो भी खाते हैं, क्या वो बैरेटिक सर्जरी के बाद हम नहीं खा सकते? अच्छा, गुड पॉइंट। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी के पहले महीने में ज़रा एक स्पेशल डाइट होती है, जिसमें 10 दिन का लिक्विड होता है, फिर 10 दिन का ज़रा खिचड़ी टाइप डाइट होती है, फिर 10 दिन नरम ग़िज़ा होती है। फिर दूसरे महीने में ऑलमोस्ट घर के नॉर्मल खाने शुरू हो जाते हैं, और आम तौर पे 2 महीने के बाद हम रेगुलर जो घर के अफ़राद हैं, उसके साथ खा रहे होते हैं। लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पोर्शन एहतियातें होती हैं, जैसे कि ठीक है, फैट्स और ऑयल्स को, शुगर्स को अवॉइड करना, जिससे वेट लॉस में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वे सही। नॉर्मल खाने खा रहे होते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आप खाना ही छोड़ दिया आपने, मतलब वो नहीं, नहीं, जैसे खाना छोड़ेंगे नहीं, खाना नॉर्मली खाएँगे। नॉर्मल खाएँ, घर के अफ़राद के साथ खाएँगे, ठीक है, चपाती, सालन और ये, लेकिन ऑब्वियसली ऑयल कम बना के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, देखिए आपने सवाल पूछा क्या इन खानों से वो विटामिन्स पूरे नहीं कर सकते? बिल गुड क्वेश्चन, बात समझने की बात। जब हम नॉर्मल खाने खाते हैं, तो जो विटामिन है ना, वो खाने के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक, और जब वो हमारे मैदे में से गुज़रता है, वो बॉन्ड तोड़ा जाता है, फिर वो फ्री विटामिन अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी में हमने मैदे को ही कट किया होता है, अच्छा, तो बिल्कुल, वो जो फंक्शन है ना, बॉन्ड तोड़ने वाला, विटामिन को फूड से रिलीज़ करने वाला, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब जो विटामिन खाने के अंदर है, वो रिलीज़ नहीं होता, तो अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होता ना। अच्छा, अच्छा, तो जो मल्टीविटामिन गोलियाँ लेते हैं ना, वो वो फ्री फॉर्म होती हैं। अच्छा, वो सही। इस इश्यू को कवर करने के लिए हैं। और वो लेनी फिर वो तो ज़रूरी ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी है, लेनी है। सारी ज़िंदगी देखिए ना, ज़रूरी आप है। आयरन नहीं लेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता एनीमिया होगा। कैल्शियम नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी। जी, बी12 नहीं लेंगे तो फिर वो नर्व प्रॉब्लम्स आ जाएँगे। तो ये मल्टीविटामिन, कैल्शियम सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। वैसे भी हम अब अभी नॉर्मली अब आजकल जो हमारे फूड हैं और जिस तरह से हम लोग ये विटामिन्स ले रहे हैं, तो अगर बाय सर्जरी के बाद भी हम ये विटामिन्स लेना अपना कंटिन्यू कर देते हैं, विटामिन्स तो हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा हो बिल्कुल बन चुका है, चुके हुए हैं। चाहे आप बैरिएट्रिक सर्जरी करें या ना करें। ना करें, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप अमेरिका में भी काम वहाँ पे भी आपने काम किया। आपको पाकिस्तान में आके कैसा महसूस हुआ? जी, मैडम जब मैं पाकिस्तान में आया ना, शुरू में मैं 2-3 मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था। ठीक है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा था ना कि जो मुझे एक आदत थी एक क्लीन एनवायरनमेंट, स्टेरिलाइज़्ड इक्विपमेंट की, जी, बिल्कुल। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स की, वो मुझे एक्चुअली मिल नहीं पा रहा था। अच्छा, अच्छा, मैंने जब जॉइन किया उस वक़्त एवरकेयर हॉस्पिटल बिल्कुल स्टार्ट में था। ठीक है, तो एक अपॉर्च्युनिटी थी कि भई मैं उनके साथ मिल के सिस्टम्स को डेवलप करूँ। ठीक। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी बड़े इसमें कोऑपरेटिव थे। वो कहते थे कि जी हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करें। यूज़ करें। आप देखिए ना, एवरकेयर का मोटो भी तो यही है ना, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? हुँ, तो उन्होंने फिर हालाँकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी होती है। अच्छा, जितने हॉस्पिटल्स में मैंने ये बात की, उन्होंने कहा जी इतनी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? सही। तो इन्होंने कोई डेढ़ 2 करोड़ का सामान उस वक़्त इन्वेस्ट किया हॉस्पिटल में। इम्पोर्टेड किस्म हमने हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स मंगवाए। अच्छा, उससे ज़्यादा बढ़ के जो उस इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज़ करने का सामान है, जी, जो इन्होंने स्पेशलाइज्ड वॉशर्स, सिस्टम्स, ऑटोक्लेव, एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह के जो जिसको हम कहते हैं सीएसएसडी, अच्छा,
ये होता है स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट किसी हॉस्पिटल का। अच्छा, अब जितनी जगहों पे मैं जाता था उनका सीएसएसटी एक छोटा-सा कोने में कमरा होता था। कमरा होता था, सही। इनका एक पूरा यूनिट है, यूनिट है, सही। जिसमें डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स एक तरफ से दाखिल होते हैं ठीक है। और वो ग्लास एक कैबिनेट होता है उसमें एंटर होते हैं, वहाँ से डिकंटामिनेट होके फिर स्टेरिलाइजेशन एरिया में जाते हैं, फिर पैकेजिंग एरिया में जाते हैं, फिर जाके वो इक्विपमेंट्स इंडिकेटर्स के साथ और सारा रजिस्टर्ड होके कि कौन सा लॉट नंबर है, क्या उसके तमाम उसकी सेफ्टी इंडिकेटर्स क्लियर हैं, फिर वो पैक होके पेशेंट के पास पहुंच के ऑपरेशन है। तो अच्छा, फिर ना सिर्फ आपको स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, बल्कि आपको चाहिए होता है कि एनेस्थीसिया में भी जो मॉनिटर्स हैं, वो तमाम हों, जिससे पेशेंट की हम एनेस्थीसिया लेवल को मेज़र कर सकें। अच्छा, अच्छा, वो हर जगह नहीं है क्योंकि वो मॉनिटर्स भी ऑब्वियसली कॉस्टली हैं उसके लिए स्पेशल मशीन और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। सही। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर हॉस्पिटल ने इनिशिएटिव लिया जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की अक्रेडिटेशन का, जो कि हमारा एक आलमी इदारा है जो हॉस्पिटल्स को अक्रेडिट करता है। जी। अब ये 1 साल से उस प्रोसेस में 2-3 दफ़ा टीमें होके गई हैं अस्पताल से और इतनी सारी पॉज़िटिव चेंजेस लेके आए हैं जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, चेकलिस्ट। देखिए, जब आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं ना, हुँ। ये ऐसे ही है जैसे आपने जहाज़ उड़ाना है। तो जैसे जहाज़ ऐसे तो नहीं ना लोग बसों की तरह बैठ के उड़ना शुरू हो जाते हैं, एग्ज़ैक्ट ठीक है? हुँ, एक जहाज़ उड़ने से पहले इतनी सेफ्टी चेक पॉइंट्स होते हैं। होते हैं चेकलिस्ट। ग्राउंड टीम अलग, जो है इंजीनियर्स का अलग, हुँ, पायलट का अलग, वो सब क्लियर होने के बाद फिर जहाज़ को उड़ाया जाता है। उड़ाया जाता है, बिल्कुल फिर ऐसे। वो सेफली लैंड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ैक्टली डिट्टो हमारे वही मैकेनिज़्म सारे प्री ऑप एरिया में, एनेस्थीसिया में, फिर पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले कन्फर्मेशंस, पोर्ट केयर। फिर वहाँ रूम में जाके कन्फर्मेशंस, फिर उसकी जाके फिर हम ऑपरेशन से पहले अपना सेफ्टी चेकलिस्ट दोहराते हैं, ठीक, कट लगाने से पहले। फिर जब हम फिनिश करते हैं, तब फिर वो सेफ्टी चेकलिस्ट दोहराए जाते हैं मेक श्योर करने के लिए कि सब अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हो गया, पेशेंट सेफली रिकवर करेगा और उसका सेफ्टी का रिकवरी का प्लान क्या है। बिल्कुल, ठीक है ना? सही। तो इस तो ये तरीके सारा से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ील किया हम अपना वहाँ पर जो हमने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया एवरकेयर हॉस्पिटल में, इट इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अल्लाह का एहसान है और इंशाल्लाह इसमें और इम्प्रूवमेंट हम करते जाएँगे क्योंकि अब कमिटियाँ बनी हैं जो इसको कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप अपने ऑडियंस को देखने वालों को कोई फाइनल मैसेज देना चाहें? जी, मैं ये सबको बताऊँगा कि देखिए जी, ज़िंदगी और सेहत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत का शुक्र ये है कि उसका अच्छा ख़्याल रखा जाए। अल्लाह ताला का वादा है, जो मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है, मैं उसको और बढ़ा के देता हूँ। तो अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लें और अब उसको ख़्याल रखें ताकि अल्लाह की तरफ से ये नेमत और बढ़े। इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। Thank you for watching us today episode. Until next episode, remember at Evercare we are transforming healthcare.